नमस्कार, एफ जंक्शन के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज हमारे मेहमान होंगे कुणाल बोथरा, जिनसे हम ये समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या करना चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी भी है और ध्यान देने वाली बात यह है कि कल थोड़ा बहुत हमने एक्शन शॉर्ट कवरिंग का देखा। आज सुबह ग्लोबल मार्केट की वजह से थोड़ा कमज़ोर खुले, बाजार ना तो टूट रहा है ना ही बढ़ रहा है। जो कल थे आज भी एज इट इज़ ही चल रहे हैं, लेकिन इस 48 घंटे के अंदर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट में हल्का फ़र्क पड़ा है। देखते हैं, चेक करते हैं आज कुणाल जी से कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका आउटलुक क्या होगा। लेकिन ठीक उससे पहले हमेशा की तरह पहले 5 बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। कल राहुल शर्मा हमारे साथ थे जीएम फाइनेंशियल्स के, और उसके बाद फिर आज कुणाल जी से बात करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी आंकलन कर लेते हैं कि इस समय बाजार चल कैसे रहा है। 8 दिन की गिरावट के बाद कल बाजार थोड़ा सुधरा, लेकिन आज 9वें दिन फिर से बाजार के अंदर गिरावट है। आज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट को अपना डैमेज कितने लेवल्स तक कंट्रोल करना है, ये देखने वाली बात है। अगर डैमेज ज़्यादा होता है तो जो कल की हुई मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, और अगर आज डैमेज थोड़ा ही होता है और हो सकता है हरे निशान में आए, तो फिर ये हो सकता है कि कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट, जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन का फ्लेवर ना हो बल्कि 4-5 दिन का फ्लेवर हो, जो एब्सेंट है मार्केट के अंदर, वो आपको बनता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी के 6 शेयर आमने सामने खड़े हैं। 6 शेयर में बढ़त है तो 6 शेयरों में गिरावट है। ये 12 शेयरों का इंडाइसिस है और ये 40,500 के ऊपर आके टिका हुआ है। अच्छी बात है कि कल इसकी क्लोजिंग 40,500 के ऊपर थी, अभी तक का ट्रेड 40,500 के ऊपर है और आमने सामने रिस्क रिवॉर्ड खराब नहीं है। तो बैंक निफ्टी से आज उम्मीद थोड़ी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप डाटा के हिसाब से भी चेक करते होंगे, शुरुआती डाटा अब तक को 12 बजे तक का जो बना है वो बैंक निफ्टी में उतना खराब नहीं है जितना निफ्टी के अंदर हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी बात, रियल एस्टेट। सरकारी बैंकों में आज वापस से कुछ तेजी देखने को मिल रही है। कल ही ये मार्केट के अंदर बस चल रहा था कि सरकारी बैंकों पर ध्यान रखिएगा। ये अडानी वाला मैटर अगर थोड़ा भी सेटल डाउन हो जाता है तो फिर से सरकारी बैंकों में एक दूसरी लहर, सेकेंड वेव तेजी की आ सकती है। आईटी, ऑटो में बिकवाली है। आईटी ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि इसकी वेटेज है। अगर इसकी वेटेज नहीं होती तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बैंक के बराबर की इसकी वेटेज है। इसलिए अगर कोई शेयर चलता है, यानी कि एक सेक्टर चलता है और उतनी ही दम वाला, उतनी मेजोरिटी, उतनी डेंसिटी वाला सेक्टर कमज़ोर हो जाता है तो बाजार कहीं नहीं जाता, साइडवेज हो जाता है। ये इंडिया विक्स ऑलमोस्ट आपको यही बताता हुआ दिख रहा है। ये करीब 13 के आसपास है, सपाट है, किसी तरह का कोई खास रिएक्शन नहीं है। जबकि आप निफ्टी पे करीब 80 पॉइंट नीचे हो, तो एक चीज़ बिल्कुल तय है कि इंडिया विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा आज की गिरावट की। इसलिए हाई प्रीमियम लो विक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के अंदर डीप कट्स नहीं होंगे। हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक आ जाए, बट ये पुल बैक ज़्यादा बड़ा होगा, इसको लेकर अभी थोड़ा डाउट है क्योंकि इसके अंदर फोर्स नहीं है। इस फोर्स को आपको शॉर्ट कवरिंग से चाहिए, बैक टू बैक लीडरशिप चाहिए, जो इस समय एब्सेंट है। खैर, ये 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी आपने बाजार समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं। रिपोर्ट कार्ड हम रखते हैं राहुल शर्मा का। कल जीएम फाइनेंशियल्स के हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे थे कि HUL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स खरीदना चाहिए। देखिए, आज 4% का गेन आपको मिला होगा। आज सुबह सुबह खबर भी आ गई कि ये भारतीय सेना को करीब 7,000 करोड़ रुपए के ये जहाज प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो इसके अंदर तेजी है। डेल्टा कॉप का ब्रेकआउट है, 196 के कल के भाव पे दिया गया था, आज ये 200 तक भी पहुंच गया है। करीब 4.5% तक का रिटर्न यहाँ पे, 4% तक का रिटर्न यहाँ पे भी। RBL बैंक और AU बैंक, बंधन बैंक, ये छोटे छोटे बैंक आज चल रहे हैं। और एक कल ही हमने आपको नोटिस करवाया था, कल सेकंड हाफ में भी कल काफी अच्छे चले थे। कुल मिला के उसमें से RBL बैंक जो रिकमेंडेशन के तौर पर था, उसमें भी 3% का गेन आपको मिला होगा। साथ ही एक्सिस बैंक पे भी रिकमेंडेशन आई थी, करीब 2.5% तक का गेन वहां पे भी है। वो हमने अगले वाले बैंड में लिखा हुआ है। और इंडेक्स को लेकर उनका ट्रेड था कि फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कल शॉर्ट कवरिंग थी, तो शॉर्ट कवरिंग का आनंद तो आपने लिया होगा, लेकिन उसके बाद ये एक शॉर्ट लिव्ड भी होती है शॉर्ट कवरिंग, उसको कंटिन्यूटी इफेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो शॉर्ट लिव्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कार्ड हमने राहुल शर्मा का आपके सामने रख दिया। अब आज की बारी है, आप कुणाल बोथरा जी से कनेक्ट होने का समय हो गया है। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल जब बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही थी तो उसके अंदर एक चीज जो मैंने बड़ी क्लोजली वॉच की वो ये था कि करीब 2% का ही ओपन इंटरेस्ट घटा था। मार्केट में शॉर्ट्स इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ अगर 2% ही ओपन इंटरेस्ट घटने से आपके सेंटिमेंट इंप्रूव होने लग जाए तो इसका मतलब यह है कि अभी शॉर्ट कवरिंग और ड्यू है, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स बहुत पड़े हुए हैं। यह है मेरा पहला ऑब्जर्वेशन सर। कुणाल जी, मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि FIs की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो भी 20 के नीचे ही चल रही है। कल इन स्पाइट ऑफ थोड़ा बढ़ के आई, 18% हो गई थी, पहले 15 थी ये, बट उसके बावजूद भी बाजार के अंदर गिरावट हमने बैक टू बैक देखी है।
विक्स फ्लैट है। मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों को देखता हूँ, क्या इन चीज़ों में मैं सही रीड कर रहा हूँ कि बाजार अपने बॉटम को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है बनाने की? पहले तो रिम्पी जी धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं पहले ही पॉइंट से स्टार्ट करूंगा जहां पे आप ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि खाली 2% की एक हल्की सी रिडक्शन हुई थी। बट ओपन इंटरेस्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ एन इंडिकेटर है। इसे दो तरीके से भी दूसरे तरीके से जिसे मैं रीड करूंगा इस कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो बाहर थे मार्केट से लास्ट इन 4 से 5 दिनों में जो वेट कर रहे थे कि शायद कब बाउंस करेगा, तो दोनों ही पोजीशंस कल हमने देखी कि शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी एक एक्सटेंट की, बट नए प्लेयर्स लॉन्ग फॉर्मेशन में वापस आ गए। उस लिहाज से अगर हम एक्सटेंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखें तो वो कम है, बट अगर हम जब क्यूमुलेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल हमने देखी थी इंडाइसेस में, साथ में एडिशनल लॉन्ग बिल्टअप भी हुई थी। ये दोनों ही फैक्टर्स की वजह से जो आपका सेकंड पॉइंट जो आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव है, बिकॉज आज इंडिया विक्स की इंडिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड में नहीं है, इंडिया विक्स डाउन है। निफ्टी की मूवमेंट भी देखो तो हम कल के लोज को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की मूवमेंट देखो तो हम फ्लैटिश के आसपास 50 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये ऐसा माहौल होता है जब लॉन्ग बिल्डर्स या लॉन्ग फॉर्मेशंस ऑलरेडी एंटर कर चुके सिस्टम में और शॉर्ट ट्रेडर्स ने काफ़ी हद तक पोजीशंस अपनी अनवाइंड कर दी है। तो मेरा मानना है कि ये इंडिकेटिव है कि यहाँ से मार्केट और अच्छा बाउंस कर सकता है। मैं जो कल मैंने पोजीशंस लॉन्ग साइड में ओपन की थी, मैं अभी भी बुलिश रहूंगा इंडेक्स पे, और मेरा मानना है कि जब तक 41,000 बैंक निफ्टी क्रॉस ना करे तब तक ये मूव फिजल आउट होना मुश्किल है। तो ट्रेडर्स जो लॉन्ग करना चाहते हैं यहां से अभी भी अपसाइड है करीबन 300 से 350 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो सर मेरे को आप जरा लेवल्स के हिसाब से बताइए। पहले जरा निफ्टी पे आते हैं ताकि हम प्लेट्स बना के प्रॉपरली स्टॉप लॉस और टारगेट दर्शकों के सामने रख पाए। बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहा है स्पॉट के अकॉर्डिंग वो चल रहा है सर 17,390, यानी कि ऑलमोस्ट 400 आप समझ लीजिए। स्टॉप क्या रखें सर, टारगेट क्या रखें? 300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट अपसाइड में 17,650 के आसपास रख सकते हैं। 650 का टारगेट सर, स्टॉप एक बार बताएंगे? 350 के 300? 17,300 तो लगभग 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 260 पॉइंट का अपसाइड। 17,300 ठीक है। 650 तक का आप अपना टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, और आपका 17,300 का स्टॉप लॉस होगा। बाय लिखिए निफ्टी के अंदर, और आपका 300 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। देखिए खरीदना बेचना अलग बात है, खरीदते समय आपका कॉन्फिडेंस, खरीदते समय आपका रिस्क रिवॉर्ड, खरीदते समय आपका कंफर्ट का लेवल, ये बहुत हद तक मैटर करता है क्योंकि आपके वॉल्यूम को एडजस्ट करवाएगा। फिलहाल 17,300, 17,650। एक और पॉइंट, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है ना, कि अगर आपने सौदा पंच कर भी दिया, से मान लीजिए नहीं लगा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नहीं लगा, तो आपका पैसा कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, इससे आपका कन्विक्शन लॉस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। लेकिन जब आपका अच्छा भरा हुआ सौदा और थोड़ा गलत रेट पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक ना उस पे कट जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। ये मार्केट भाव और भावनाओं का ही खेल है कुल मिला के। तो भाव और भावना दोनों ठीक रखिए। 17,300 आपका स्टॉप लॉस, 17,650 आपका टारगेट है। कुणाल जी एक बार जरा बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपने को बताइए। अभी स्पॉट बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो चल रहा है 40,600। तो मेरे अनुमान से अगर हम 40,400 का भी स्टॉप लॉस रखें, इसमें करीबन 200 पॉइंट के आसपास, तो भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 400 पॉइंट की अपसाइड में एटलीस्ट एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा 1:2 होगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट है। बट 40,400 का स्टॉप लॉस रख के 41,000 का टारगेट हम रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। 41,000 का आप टारगेट रख सकते हैं, इसको भी आप जरा डालिएगा प्लेट्स में। 41,000 आपका टारगेट, 40,400 आपका स्टॉप। एक और पॉइंट मैं इसके साथ सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर आप वैसे देख रहे हैं इनके कंपोनेंट्स को, जिसको हम कंट्रीब्यूशन टिपिकली कहते हैं, तो पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी में ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। निफ्टी के अंदर हो सकता है क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा शॉर्ट चला जाता है, वेटेज वाले शेयर ऊपर आते हैं तो इंडेक्स मैनेज हो जाता है। बट बैंक निफ्टी में ये केस कम हो जाता है क्योंकि 6 शेयर अभी भी आमने सामने खड़े, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक और पॉइंट है, जो ऑप्शन चेन अगर कोई आदमी देखता है या देखने की आदत डाले तो आपको दिखेगा कि जो कॉल राइटर्स थे टिपिकली वो सिस्टम से बाहर हुए हैं, और पुट्स तो तब भी खरीदी नहीं जा रही थी। और 40,500 इसका मेक ब्रेक लेवल है कॉल पुट के अकॉर्डिंग।
तो आज दिन भर में इसने 40,500 को न केवल टेस्ट किया, ब्रेक किया, ऐसा किया ही नहीं। तो बैंक निफ्टी अपने लोस को अच्छे से बचा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स को बचा रहा है, पेन वाले लेवल्स को ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए जैसे कुणाल जी ने भी कहा कि उनको थोड़ा ज़्यादा फिगर आउट लगता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज चल सकता है। हमारे भी कुछ कैलकुलेशन ऐसी है। 41,000 आपका टारगेट, 40,400 आपका स्टॉप लॉस। इंडाइसिस से हम बाहर निकलते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं और आज के तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले। एक तो ऑटो सेल्स के नंबर के बाद हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स के नंबर ठीक आए, हालांकि इसने इंडिकेट पहले ही कर दिया था। ऑटो सेल्स के नंबर तो भाव में पहले ही आ गए थे कि इसके नंबर उतने खराब नहीं होंगे। ये करीब 2% ऊपर है। जरा मेरे को ये आपसे पता करना है ये भी और चलेगा क्या हीरो मोटोकॉर्प? एक तो इसका चार्ट चेक कीजिएगा और दूसरी एक सरकारी कंपनी है BHEL, ये इस बार की एक्सपायरी से ही सिग्नल दे रहा है। ये टिपिकली जब रोल ओवर का डाटा आया और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेड हुआ ना इस मार्च सीरीज का, तब से BHEL एक्टिव हो गया है। जरा आप इन दोनों शेयर्स को चेक कीजिए। दोनों ही स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है। BHEL अपने शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जो पुराना रेजिस्टेंस था, आई थिंक स्टार्ट ऑफ फरवरी के आसपास, जो करीबन 73 के आसपास था, उसको कंफर्म कर लिया है स्टॉक में ब्रेकआउट। तो ये एक कह सकते हैं कि एक विक्ट्री है बुल्स की, शॉर्ट टर्म बुल्स की, जो पुराने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके स्टॉक को और ऊपर लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज भी हेल्प कर रही है इस रिगार्ड्स में। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो स्टॉक ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है ब्रेकआउट का। तो जैसे कि पुराना रेजिस्टेंस है वो करीबन 2550 के आसपास है। स्टॉक अभी भी कुछ 60-70 पॉइंट नीचे है पुराने रेजिस्टेंस से। तो मैं हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा सा वेट करूंगा। शायद हो सकता है कि स्टॉक ब्रेकआउट करे या ना करे, मोमेंटम फिजल आउट हो जाए। तो उस रिगार्ड से BHEL एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 75 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से अगर 1 से 2 दिन की भी अगर टाइम स्पैन हो तो 79 के टारगेट के लिए यहाँ पे BHEL में लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 73। स्टॉप लॉस 73, 79 का टारगेट। BHEL हीरो मोटोकॉर्प को फिलहाल छोड़ देते हैं थोड़ा और पक्का होने के लिए, लेकिन 73 और 79 के टारगेट के लिए आप एक का प्लेट सामने लेके आइए BHEL का। तो दोनों शेयरों में जो चुनाव हुआ है वो भेल का हुआ है। 73 का स्टॉप, 79 का टारगेट। रिस्क वर्ड आपका ठीक है, 2 जाएंगे 4 आएंगे, ऐसा कुछ आपके सामने आएगा। तो आप BHEL को लिस्ट में एक बार नोटिस कर सकते हैं। ये हमने BHEL की प्लेट आपके सामने रख दी। 79 का टारगेट, 73 का स्टॉप लॉस है। अच्छा, एक और पॉइंट जो हम हमेशा से हम आपको बताते रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ छिड़खानी ना कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वो हेंस प्रूव्ड लेवल होते हैं। प्रॉफिट कई बार कंफर्ट का भी होता है। कई लोगों को लगता है कि मेरे को 2 रुपये मिल गए इंट्राडे में ही, मैं कल का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो कृपा करके भले बाहर जाना चाहे आ सकते हैं। लेकिन एक और बात भी है, अगर ट्रेड ग्रिप में आ जाए तो कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर ओवर डे का आपको रहता है कि रिस्क रहता है तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो इंट्राडे स्विंग का बेनिफिट लेके भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। ये 73 का एक स्टॉप लॉस है, 79 का टारगेट है। हीरो मोटोकॉर्प हमने छोड़ दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ सर। एक तो इंडिगो है और दूसरा ऑयल मार्केटिंग में BPCL है। आज ऑयल मार्केटिंग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है हमको, और शेयर भी होगा। पहले BPCL और इंडिगो जरा चेक कर लीजिए सर। हाँ, दोनों ही चार्ट्स इनफैक्ट डिम्पी, दोनों ही चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। दोनों में अच्छी करेक्शन आई थी लास्ट 1 मंथ में। दोनों ही स्टॉक्स ने लास्ट 4 से 5 दिनों में एक अच्छा बेस बनाया। फॉर एग्जांपल इंटरग्लोब एविएशन ने करीबन 1800 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है। BPCL ने 315-317 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है, और वहाँ से स्टॉक्स में रिकवरी की पैटर्न वापस स्टार्ट हो गई है। तो दोनों ही स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मेरा मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स में लॉन्ग पोजिशंस बनाई जा सकती है। BPCL में फॉर एग्जांपल 321 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर ट्रेड करना चाहे तो 330 का टारगेट रख सकते हैं और 317 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से स्लाइटली बेटर होगा। और इंटरग्लोब एविएशन में 1960 का टारगेट रख सकते हैं अपसाइड में, तो करीबन 90 पॉइंट्स अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 1840। ठीक है, ये सारे के सारे लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप BPCL, इंडिगो दोनों के दोनों ट्रेड हमने आपके लिए नोटिस करवा दिए हैं। लेवल्स आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। तो यहीं पे आके हमारी जो तेज़ी वाली सीरीज़ है वो ख़त्म हो रही है। इंडेक्स आपको पता लग गए, दोनों पे बाय है। BPCL बाय, इंडिगो बाय, और जो तेज़ी वाले शेयर्स थे उसमें हमने हीरो मोटोकॉर्प को छोड़ा है, रख चुके हैं डिस्कस करके। अब एक खास कार्यक्रम के बारे में भी आपको हम अपने बता देते हैं। इटिना स्वदेश लेके आ रहा है एक स्पेशल शो। वो जो स्पेशल शो है अपने आप पे बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ ये बताना है कि एक्चुअली वो शो है क्या।
अभी आप अपनी जो स्क्रीन पर देखेंगे उसमें आपको ट्रिपल एस देखेंगे, यानी कि 3 बार आपको एस लिखा हुआ दिख रहा है। एस पे आगे क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क। शुक्रवार 3 मार्च को 12:27 पे तो हम आपको बता ही देंगे कि ये ट्रिपल एस का मतलब क्या है, लेकिन आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा गेस कीजिए कि खास शो का नाम क्या हो सकता है और इसमें निवेश का मौका भी आपको मिलेगा। अपनी आप राय जो भी आपको देनी है वो आप ET Now सुदेश के हैंडल पे दे सकते हैं। हैंडल पे हमने नीचे लिख दिया @ET Now सुदेश। ये सभी हैंडल्स हैं, इंस्टा का भी यही है, फेसबुक का भी यही है, ट्विटर का भी यही है, सभी का यही है। तो आप चाहें तो किसी भी भेज सकते हैं, हालांकि ट्विटर हैंडल पे भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये 12:27 पे कल हम आपके सामने लेके आएंगे 3 मार्च को, आज है 2 मार्च। तो एक खास शो है, ट्रिपल एस का मतलब जानेगा। आप भी पार्टिसिपेट करके बताइए जरा ये है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब एस की बात हो ही रही है तो फिर शॉर्ट्स की बात भी कर लेते हैं। तो आज के मंदी वाले यानी कि शॉर्ट्स के शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज के 2 शेयर हमने जो शॉर्ट निकाले, एक तो ऑटो कंपनीज का निकाला हुआ है मारुति का। मारुति थोड़ा सिग्नल दे रहा है कि ये थोड़ा प्रॉफिट बुक कराएगा, शायद हो सकता है 8400 तक भी चला जाए। एक बार कुणाल जी इसको चेक कीजिएगा। ये आज स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस कि जिसके नंबर अच्छे हैं उन्होंने अच्छा मूवमेंट दिया। और दूसरा MCX, इस पर भी थोड़ी खबर है, खबर की वजह से टूट रहा है ये, कि जो क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट है, नेचुरल गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट है NG के, वो NSE पर भी जा रहे हैं। तो शायद MCX की जो एक मोनोपोली रहती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो एक बार जरा दोनों को चेक कर लीजिए आप। तो हाँ, दोनों ही चार्ट्स वीक है। मैं मारुति से स्टार्ट करूंगा बिकॉज मैं अग्री करूंगा कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स में। जो एक पैटर्न हम कहते हैं ना, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, और एक स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में अगर वो होता है तो मारुति के चार्ट्स में वो काफ़ी एविडेंट है। लास्ट 1 मंथ में फरवरी हाइज जो करीबन 9000 के आसपास था मारुति में, वहाँ से अगर हम एक सिंपल सा एक चैनल पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट प्रिसाइसली एक डाउनवर्ड चैनल इंडिकेट कर रहा है। और जो लोअर एंड ऑफ द चैनल है वो करीबन 8400 के आसपास आ जाता है। तो ये भी एक इंडिकेटिव है कि मारुति में और करेक्शन आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं डाउन साइड का, और 8400 का टारगेट मैं भी बिलीव करूँगा वो रख सकते हैं मारुति पे, और 8770 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और MCX की बात करें तो हालांकि स्टॉक ने ऑलरेडी 1 मंथ में काफ़ी अच्छी करेक्शन दिखा दी है। जनरली मैंने ऐसा देखा है निपी जी के जब न्यूज़ या कोई इवेंट बाहर आ जाती है और स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, उसके बाद में जो मीट होता है जो ट्रेंड का, वो लगभग खत्म हो जाता है। तो मैं उस लिहाज से MCX शॉर्ट नहीं करूँगा। बट हाँ, मेरा मानना है कि स्टॉक की ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीक है और यहाँ से स्टॉक ब्रॉडली, इमीडिएटली नहीं कहूँगा, बट ब्रॉडली में भी 1 मंथ में या 2 मंथ्स में और करेक्शन दे सकता है। ओके, ठीक है, नो डाउट, ये बात मैं भी समझता हूँ, क्योंकि MCX का थोड़ा शेयर वॉलेटाइल भी है। और ऐसा नहीं है कि रेगुलेशंस के बारे में भी लोगों को मालूम नहीं था, इसके बारे में पता ही था। और आज से नहीं, कम से कम 2 साल पहले से NSE में कह रहे हैं कि हम ड्यूल एक्सचेंज रखेंगे, बाकायदा एक ही क्लाइंट को एक ही टर्मिनल पे हम दोनों तरह के सौदे कराएंगे, कमोडिटीज़ के भी और कैश के भी, इक्विटीज़ के भी, और उसके अंदर सिमिलर अकाउंट भी हो सकता है। तो ड्यूल अकाउंट की जो बात पहले चल रही थी वो सामने अब थोड़ी प्रूव होती हुई दिख रही है। तो MCX में जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हो सकता है शायद से साइडवेज हो जाए। लेकिन मारुति के अंदर जो हमने शॉर्ट कॉल आपके सामने रखी है, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस ले आएंगे, 8400 का टारगेट है इसके अंदर, और आपके लिए यहाँ पे 8770 के आसपास का एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं सर, अनवाइंडिंग के 2 शेयर में जरा जल्दी से उनको भी चेक कर लीजिएगा। एस्कॉर्ट्स के अंदर अनवाइंडिंग हुए थोड़ा, ये इसलिए नहीं कि सामने एल नीनो आ गया, गर्मी आ गई, इसलिए नहीं, थोड़ा शेयर चला हुआ था। ये 2100-2200 पे ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक तो अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे है, और दूसरा फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL के नाम से कंपनी है, यहाँ पे भी अनवाइंड हो रही है पोजीशंस। तो दोनों ही स्टॉक्स मेरे अनुमान से आई थिंक शॉर्ट ट्रेडर्स को शॉर्ट नहीं करना चाहिए फ्रैंकली, बिकॉज दोनों ही स्टॉक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेस बन रहा है। तो फर्स्ट सो सोल्यूशन से मैं स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टॉक 100 लास्ट अगर 4 दिन की कैंडल स्टिक्स देखे तो 111 के आसपास जैसे ही स्टॉक डिप करता है वहाँ से सडनली बाइंग आ जाती है और स्टॉक नेगेटिव क्लोज करता है, बट हालांकि डेज लो से काफ़ी ऊपर लेवल्स पे क्लोज करता है। आज भी हमने देखा कि 111 के आसपास जब लो मारा स्टॉक ने, वहाँ से अच्छी रिकवरी दी है स्टॉक। तो ये 111 का लेवल बहुत स्ट्रांग है। जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं है तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे बाउंस आने के चांसेस ज़्यादा है। और सेम केस में मैं एक्सपेक्ट करूंगा
कि हमने जो एस्कॉर्ट्स की बात की कि स्टॉक 2100 का अच्छा रेजिस्टेंस है, बट बेस की भी बात करें तो 2000 का एक अच्छा बेस है। स्टॉक एक्चुअली अभी मिड पॉइंट पे है 2000 और 2100 के रेंज में, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होगा। उस लिहाज से मैं एस्कॉर्ट्स को भी अवॉइड करूंगा। ठीक है, आप एस्कॉर्ट्स को भी होल्ड करेंगे। ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और सभी के सभी प्लेट्स आपकी बन के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी ताकि आप अच्छे से नोटिस कर पाए। और इस बीच जो जो रिकमेंडेशंस हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। कम वॉल्यूम रखें तो आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। मैं आपकी जरा पहले ट्रेडिंग कॉल्स पता करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे पास 2 शेयर और हैं, अगर मौका लगेगा तो वो भी पता करूँगा। पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले जो ट्रेडिंग कॉल दूंगा वो रहेगा वोल्टास पे। 200 मूविंग एवरेज का आज सेकंड टाइम कंफर्मेशन दिया है, स्पॉट लेवल्स में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है वोल्टास ने, तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 946 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं करीबन 900 का। फ्यूचर्स के लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। और सेकेंड स्टॉक जो है वो है ONGC पे। अगर हम देख रहे तो लास्ट 4 से 5 दिनों में एनर्जी स्टॉक्स में या ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत अच्छी स्लो एंड स्टडी अपमूव वापस आई है। जैसे कि हम BPCL की भी बात कर रहे थे, तो ONGC में भी एक इंटरेस्टिंग मूव मेरे अनुमान से बन सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में। टारगेट सजेस्ट करूंगा 170 का ब्रॉडली, स्टॉप लॉस 150 का। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 154 155 के आसपास ONGC जब चलेगा तो फिर बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि कई बार का रिवर्सल है यहाँ पे। आपका रिस्क वही है, सिर्फ 4 रुपये का। 150 के नीचे जाते सौदे से बाहर आ जाइएगा। अगर चला तो कम से कम 3 गुना चलेगा इस 5 रुपये का, यानी कि 15 रुपये जोड़ेगा तो आपका टारगेट बनेगा 170 रुपये। दूसरा शेयर है वोल्टास का। ये सीजनल प्ले भी है और वैसे भी शेयर का ब्रेकआउट्स भी हुए हैं, तो ये शेयर भी आपके लिए ठीक है। वोल्टास आपके लिए 946 का टारगेट, 900 का स्टॉप लॉस। जो हमने आपके सामने शेयर्स रखे हैं जिनका टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आया था, वो सभी के सभी शेयर्स कल के कंटेंडर हो जाएंगे रिपोर्ट कार्ड के, जो कुणाल जिसे हम कल उनका रिपोर्ट कार्ड अब दर्शकों के सामने रखेंगे। कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आपने अच्छे से शेयर हमको कैलकुलेट करके बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।